अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमस हनी को। शेमस हनी एक बहुत फेमस पोइट हैं। उन्हें आयरिश पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपनी पोइट्री में ना पोइट्री के अलावा पॉलिटिक्स का बड़ा जिक्र किया है। अपने वहाँ के हालात के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये पोइम जो थी टॉलेंट मैन है ना, टॉलेंट मैन के ऐसे आदमी के बारे में जिसे ज़मीन की देवी की को खुश करने के लिए जो था ना कुर्बान कर दिया गया था। और फिर बाद में उसका जो स्टैचू था ना, उसे किसी म्यूज़ियम में जो था वो लगा दिया गया था। और जो शेमस हनी हैं वो स्टैचू को देखना चाहते हैं और ये बताते हैं, ये इस पोइम के ज़रिए ये थीम हमें बताना चाहते हैं कि यानी जो माइटी होता है ना, वो जो ताकतवर होता है उसी का ज़ोर चलता है, और जो कमज़ोर होता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। पोइम 44 लाइन्स की ये पोइम है। तो और इसके 3 पार्ट्स में इस पोइम को लिखा गया है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी हम करते हैं। द पोइम द टॉलेंट मैन रिकॉर्ड्स द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन एंशिएंट जटलैंड इन डेनमार्क। कि डेनमार्क में जो थे, इसमें एक म्यूज़ियम में जो था ना वो गया था शेमस हनी, और वहाँ पे जाके उसने ये पोइम लिखी थी वहाँ के हालात के बारे में। दीज इवेंट्स हैव अ सिमिलरिटी ऑफ पर्पस बिकॉज द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। इनके बारे में जो है ना पोइट को ये चीज़ वो जो है बहुत तकलीफ़ देती है कि इन लोगों को अपनी मदरलैंड यानी जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी जो है परवरिश हुई होती है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसके लिए उनको अपनी जान देना पड़ी थी। द बॉग मैन वर किल्ड टू प्लीज़ द गॉडेस ऑफ अर्थ ऑफ फॉर फर्टिलिटी, वेयर एज द आयरिश पीपल लॉस देयर लाइफ फॉर देयर मदरलैंड। अब क्या है, यानी अक्सर देहातों में या पुराने ज़माने के लोग जो है ना, उनका ये मानना होता है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए जो है ना किसी को जान देना पड़ती है। तो वो कहता है कि जैसे बॉग मैन यानी देहाती लोग जो थे ना, वो ये किया करते थे ना, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए लोगों की जान लिया करते थे। इसी तरह से आयरिश में होता है। आयरिश में भी जो है ना, लोगों ने अपनी मदरलैंड के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं। The poet compares the ancient ritual of throwing the people in the bog with their bloodshed of Irish people in modern times। अब क्या पोइट जो है ना, पुरानी रस्म व रिवाज को जो है मॉडर्न टाइम्स के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है। कि कहता है कि कोई भी फ़र्क नहीं आया, तब भी लोगों को जो था ना बेवजह बेकसूर जो था उनकी जान ले ली जाती थी। और मॉडर्न टाइम में क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो के बारे में ये वो असल बात कर रहा है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में यानी बहुत ज़्यादा जब इंकलाब आया था तो फ्रांस के लोगों ने बहुत जुल्म सितम ढाया था। तो कहता है कि बात तो वही है ना, अब भी लोग जो हैं उनके बेबहा जो है बगैर किसी कसूर के जो है खून बहा दिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। द एंशिएंट मैन सेक्रीफाइस टू प्लीज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको कुर्बानी देना पड़ती थी फर्टिलिटी की जो देवी होती थी उसको खुश करने के लिए, जरखेज़ी की देवी को खुश करने के लिए उनको कुर्बान किया जाता था। द सिचुएशन इज सेम इन मॉडर्न टाइम। वो कहता है कि मॉडर्न टाइम में, आज के ज़माने में भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। नाउ सेक्रीफाइस्ड आर लेड एट द अल्टर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन अब लोग जो हैं वो सियासत के लिए मारे जाते हैं। यानी सियासी जो वो होती है ना उनकी पार्टीज़, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ख़ुद को लीड करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए, ओहदे को हासिल करने के लिए जो मासूम लोग होते हैं, जो बेकसूर होते हैं, उनकी जानें ले ली जाती हैं। दस इनोसेंट पीपल आर डाइंग इन द बोथ केसेस। वो कहता है कि जो मासूम लोग हैं वो उस टाइम में भी सफ़र करते थे और आज के वक्त में भी सफ़र कर रहे हैं। बट द पोइट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन अब जो पोइट है वो पुरुमीद है। ही होप्स डैट एज अ सेक्रीफाइस एंशिएंट मैन ब्रॉड फर्टिलिटी टू द जटलैंड। अब कहता है कि पुराने ज़माने में यानी जब लोगों को जान की कुर्बानी ली जाती थी ना, तो उससे उनकी ज़मीन में ज़रखेज़ी आती थी, उनकी जो कुर्बानी थी वो ज़ाया नहीं थी जाती। द ब्लड ऑफ आयरिश पीपल विल नॉट गो वेस्ट। वो कहता है आयरिश के लोगों का भी जो खून है वो ज़ाया नहीं जाएगा। इट विल विन फ्रीडम फ्राम फॉरेन ऑपरेशन। यानी ये बाहर के जो फोर्सेस हैं उन सब की जो है उन सब से आज़ाद हो जाएगा, जिसको आज़ादी मिल जाएगी। इट विल आल्सो गिव देम अ न्यू प्रॉस्पेरस लाइफ। और ये उनको एक खुशहाल ज़िंदगी देगा। Actually, the poet wants to show that in every age, the innocent people have been falling a prey to power, religion or politics. पोइट जो है दरअसल हमें ये बताना चाह रहा है कि हर ज़माने में, हर एज में जो मासूम लोग होते हैं उन्हें पावर का, रिलीजन का या सियासत का जो है शिकार होना पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट एस्पायर्स टू गो टू द म्यूज़ियम सिचुएटेड इन आरहस। अब पोइट जो है ना पहले स्टैंजा में अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो आरहस के एक म्यूज़ियम की सैर करना चाहता है। अ प्लेस इन जटलैंड। जटलैंड में एक जगह का नाम है।
टू सी द टॉलेंट मैन, और चाहता है कि वहाँ पे जाकर टॉलेंट मैन को देखे। टॉलेंट मैन इज़ अ हेड ऑफ वन ऑफ द पर्सन हु सेक्रीफाइस टू द गॉडेस ऑफ अर्थ। टॉलेंट मैन एक आदमी का जो है ना वो सर है, जो कि वहाँ पे म्यूज़ियम में उसको जो है ना लगाया गया है, उसके स्टैचू को, उसकी डेड बॉडी को, कि जिसको जो था गॉडेस को खुश करने के लिए, ज़मीन की देवी को खुश करने के लिए कुर्बान किया गया था। ही वॉन्ट्स टू सी द पॉइंट ब्राउन हेड, the mild pods of his eyelids and his small cap tightly fixed to his head। अब वो देखना चाहता है, उसके ना उस टॉलेंट मैन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि उसका जो है हेड है वो ब्राउन है, द माइल्ड पॉड्स ऑफ हिज आईलिड्स, और उसकी आंखों के जो भरवे हैं ना वो बिल्कुल नरम है, एंड हिज स्मॉल कैप टाइटली, और उसकी जो छोटी सी कैप है, टोपी है, वो उसके सर के साथ टाइटली फिक्स की गई है, मतलब मूव नहीं कर सकती। तो ये लाइन्स हैं, एज ही सेज सम डे आई विल गो टू आरहस, कि मैं किसी दिन आरहस जाऊंगा, टू सी हिज स्पीड ब्राउन हेड, टू माइल्ड पॉड्स ऑफ हिज आई लिड्स, हिज पॉइंटेड स्किन कैप। He is trying to develop myth out of the situation and says that mother has always demanded sacrifices from the people। अब जो है वो इस बात को जो है ना मज़ीद एलेबोरेट कर रहा है, वो बता रहा है कि यानी मदर जो होती है वो अपने लोगों से हमेशा कुर्बानी मांगती है। द बॉगमैन वर सेक्रीफाइस टू द गॉडेस ऑफ लैंड, यानी बॉगमैन जो देहाती लोग होते थे, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, उनको ज़मीन की देवी को खुश करने के लिए कुर्बान किया जाता था। सिमिलरली द आयरिश पीपल वर बीइंग सेक्रीफाइस्ड फॉर देयर मदर लैंड, और इसी तरह से जो आज के आयरिश लोग हैं उनको भी अपनी मदर लैंड के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। इट इज़ इन दिस पीरियड दैट ही विशेस टू गो टू द बॉग लैंड टू पर्सनली सी व्हाट हैपेंड इन द अर्ली इधर आयरिश ही आएगा, अर्ली आयरिश एज। अब जो है वो इस वजह से वो बॉगलैंड की वहाँ की सरजमीन की जो है सैर करना चाहता है, वहाँ पे जाके देखना चाहता है कि यानी जो शुरू के आयरिश के लोग थे उनके साथ क्या हुआ था, और पर हैव स्टोन एज एंड व्हाट इज़ हैपन नाउ इन द आयरलैंड। और फिर ये जानना चाहता है कि आयरलैंड के लोग जो है ना उनके साथ क्या हुआ था, उनको किन हालात का सामना था। इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट अबाउट द सेटलमेंट इन द म्यूज़ियम, फिर वो म्यूज़ियम की जो जो अजायब घर है उसकी सेटलमेंट की बात करता है, उसके जो है वहाँ की बिल्डिंग की बात करता है। द रिसर्चर हैड डग हिम आउट ऑफ अ फ्लैट नियर बाई कंट्री। अब वो कहता है कि ये टॉलेंट मैन को जो था डिस्कवर किया गया था उसकी डेथ के बाद जो था ना, और वहाँ के आसपास के किसी कंट्री ने इसको जो था उसकी खुदाई की थी, इसको जो था डिस्कवर किया था। द पोइट सेज इन द फ्लैट कंट्री नियर बाय वेयर दे डग हिम आउट, they found that the tallest man at the times of sacrifice was fully fed because seeds of grain were found in his stomach। अब जो है ना उसके बारे में टॉलर मैन के बारे में बात हो रही है। कहता है कि जब उसकी कुर्बानी की गई थी, जब उसको मारा गया था, तो ऐसा लगता है कि वो फुल जो था ना उसका पेट भरा हुआ था, क्योंकि उसके स्टमक में ग्रेन्स के जो बीज थे ना वो पाए गए थे, मतलब उसने कुछ खा रखा था। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस फैक्ट दैट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज आईलिड एज पॉड्स। अब उसने जो है उसकी आंखों के जो वो है ना आईलिड्स, उसको जो है फ्रूट कहा है, यानी पॉड्स कहा है, विच वर रेडी टू सप्रोट, यानी जो कि ग्रो हो चुके थे, जो कि बिल्कुल जो थे पक चुके थे, तैयार थे। एज ही सेज द लास्ट ग्रोयल ऑफ विंटर सीड्स केक्ड इन हिज स्टमक, यानी उसके स्टमक को जब देखा गया ना, जब उसको ऑब्जर्व किया गया, जब रिसर्च की गई है, तो उसके स्टमक में विंटर सीड्स थे, यानी किसी फल के बीज थे। इन द थर्ड स्टैंजा द टॉलेंट मैन हैड ओनली अ स्कल कैप ऑन हिज हेड, और थर्ड स्टैंजा में वो बताता है कि उसने जो है एक स्कल कैप अपने सर पे पहन रखी है, अदरवाइज ही वाज नेक्ड, बाकी उसका जो जिस्म है बिल्कुल नंगा है। Besides the cap, the only two things on his body were a nose and girdle। अब उसके अलावा जो उसके जिस्म पे दो चीज़ें थी, एक तो नोज़ कहते हैं फांसी को, एंड गिडल कहते हैं किसी स्ट्रैक को, किसी पट्टी को, ब्लैक बेल्ट कह लें। द पोइट एम्स टू स्टैंड अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिम एंड इमेजिन्स अ टॉलेंट मैन as the bridegroom of goddess of land who in order to become pregnant took his sacrifice। अब जो है ना पोइट जो है वो काफ़ी अर्सा तक वहाँ पे खड़ा रहना चाहता है, और उसको जो है टॉलेंट मैन को जो है देखता रहता है, उसका इमेजिन करता रहता है, और कहता है कि यानी गॉडेस जो थी ना, गॉडेस ऑफ जो लैंड थी, जो ज़मीन की देवी थी ना, उसने खुद को प्रेग्नेंट करने के लिए, खुद को जो था माँ बनाने के लिए, अपनी खुद में जरखेज़ी लाने के लिए जो था ना, इसको अपना दूल्हा बनाया था और उसकी कुर्बानी ली थी। सो डैट ही बिकम फर्टाइल इन द नेक्स्ट सीजन, इसलिए ताकि वो अगले सीज़न में जो है फर्टाइल हो सके, जरखेज़ हो सके, माँ बन सके। ही सेज आई विल स्टैंड अ लॉन्ग टाइम bridegroom टू द गॉडेस। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द वे द टॉलेंट मैन वाज सेक्रीफाइस्ड। इसके बाद फोर्थ स्टैंजा में वो बताता है टॉलेंट मैन की कुर्बानी किस तरह ली गई थी।
द गॉडेस टाइटन द नोज अराउंड हिज नेक, गॉडेस ने जो थी उसके गर्दन के गिर्द फांसी का फंदा लगाया था। ही वॉज ड्राउंड इन द फैन, फिर उसको किसी दलदल वाली जगह पे जो था फेंक दिया गया था। शी टाइटन हर टोर हिम इन एंड ओपनड हर फैन, दिस डार्क जूसेस वर्किंग हिम टू सेंड्स केप्ट बॉडी। द डार्क जूसेस सिम्बलाइजेज द ट्रांसफरेंस ऑफ द सेक्रीफाइस्ड मैन टू द अर्थ, यानी जब फांसी के बाद किसी इंसान को जो है वो ज़मीन पे उतारा जाता है ना, ये उसकी बात हो रही है। देयर फॉर द डेथ ऑफ टॉलेंट मैन वाज नॉट फर्टाइल बिकॉज ही गेव लाइफ टू अर्थ। अब टॉलेंट मैन का जो ज़िंदगी थी, जो उसकी जो मौत थी, वो कहते हैं कि वो बेकार नहीं जाएगी। फर्टाइल कहते हैं बेकार को, क्यों? क्योंकि उसने ज़मीन को नई ज़िंदगी दी थी। दस बिकेम अ सेक्रीफाइस्ड फिगर लाइक अ सेंट, और वो तो कहते हैं वो तो एक यानी वली बन गया था, वो तो एक अजीम इंसान बन गया था। ही हैड जर्मिनेटेड न्यू लाइफ, क्योंकि उसकी वजह से नई ज़िंदगी का वजूद जो था वो सामने आया था। In the fifth stanza, the poet compares mattered bodies to the beehives. Beehives कहते हैं शहद की मक्खियों के छत्तों को। अब जो पोइट है उस शहीद के जिस्म को जो है उसको जो है ना शहीद कह के बुलाता है, और उस शहीद के जिस्म को शहद की मक्खियों के छत्ते से जो है कंपेयर करते हैं। द सेल्स ऑफ विच आर फुल ऑफ हनी, जिसके सेल जो हैं, जिसके खाने जो हैं वो शहद से भरे पड़े हैं। द टॉलेंट मैन और अदर सेक्रीफाइस पर्सन आर नॉट लाइक द सम ऑब्सलेट। ऑब्सलेट कहते हैं डेड को, डेड थिंग। वो कहते हैं कि यानी जो टॉलेंट मैन और जो दूसरे लोग जिनको बेवजह मारा गया है, कुर्बान किया गया है, वो मरे हुए नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो शहीद होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारा भी यही मानना है कि इस कोई शहीद जो है ना वो मरता नहीं है, वो बल्कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। ही स्टिल एग्जिस्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं। हिज फेस स्टिल एग्जिस्ट इन द म्यूजियम ऑफ आरहस टू रिमाइंड द वर्ल्ड ऑफ हिज सेक्रीफाइस एंड टू इंस्पायर अदर, कि उसका जो चेहरा है वो आरहस के म्यूज़ियम में भी पाया जाता है, जो कि वहाँ के लोगों की कुर्बानी की याद दिलाता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है। Now his strained face roses at Arhas. In the sixth stanza, the poet thinks that he has committed blasphemy. Blasphemy कहते हैं abuse को, by calling a pagan. Pagan कहते हैं unchristian. As matters and the bog as cauldron. Cauldron कहते हैं पतीले को, made holy by the sacrifice. अब सिक्स स्टैंजा में जो पोइट है ना वो ये सोच रहा है कि यानी उसने जो है अनक्रिश्चियनिटी में जो है उसने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। ये उसने क्यों इस्तेमाल किया, वो असल में ये बताना चाह रहा है कि यानी जो बॉग मैन जो थे ना वो किसी खुद को कुर्बान कर देते थे। उनकी जो ज़िंदगियाँ थी ना वो सिर्फ अपनी ज़मीन की देवी को जो थी खुश करने के लिए जो थी वो कुर्बान हो जाती थी। हालांकि उनके मज़हब में शहीद वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। आई कुड रिस्क ब्लेस्फेमी, कंसनट्रेट द कोल्ड्रन बैग और हॉली ग्राउंड एंड प्रे हिम टू मेक जर्मिनेट। ही सीम्स टू बिलीव दैट फ्रॉम एक दफ़ा ही आएगा, फ्रॉम दिस कॉल्ड्रन अ न्यू लाइफ में एमर्ज, कि हम ये जो है यकीन कर सकते हैं कि इससे जो है पतीले से इसमें एक नई ज़िंदगी जो है वो उभरेगी। मर्टर्स ब्लड में जर्मिनेट और रिक्रिएट लाइफ, कि शहीद का जो खून है वो एक नई ज़िंदगी पैदा करेगा। इन द सेवंथ स्टैंजा द पोएट tries to make an कहते complete connection between the bogman and the Irishman। सेवन स्टैंजा में जो पोइट है वो बॉगमैन और आयरिशमैन के दरमियान में एक मुकम्मल कनेक्शन बयान करता है। दी सेक्रीफाइस बॉगमैन आर लाइक द लेबर्स ऑफ आयरलैंड हुज डेड बॉडीज वर फाउंड इन द फील्ड्स। ये जो जिनकी कुर्बानी की गई थी बॉगमैन की, वो कहते हैं बिल्कुल मज़दूरों की तरह, आयरलैंड के मज़दूरों की तरह, जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो खेतों में पड़ी हुई मिलती हैं। मतलब उनको जो है उनके काम के वक्त में उनके वो वर्किंग आवर्स में जो है मार दिया जाता है। दीज लेबर्स वर इन देयर वर्किंग ड्रेस, और ये लेबर जो होते हैं इनकी डेड बॉडीज़ अपने काम करने के लिबास में होती हैं, अपने यूनिफॉर्म्स में होती हैं। दे हैड देयर स्टॉकिंग्स ऑन, उन्होंने अपने मोज़े पहन रखे होते हैं। द पोइट वांट्स टू शो डैट दीज पीपल वर ऑर्डिनरी लेबर्स। तो पॉइंट ये बताना चाहता है कि ये लोग जो है ना वहाँ पे काम करने वाले आम मुलाजिम हैं, आम मजदूर हैं। हु वर किल्ड मैरी लेस्ली इन द सिविल वार इन द आयरलैंड, जिनको बेरहमी से जो था सिविल वार में आयरलैंड में मार दिया गया था। टिल टेल स्किन एंड टीथ फ्लैकिंग एट द स्लीपर्स ऑफ फोर यंग ब्रदर्स ट्रेल्ड फॉर माइल्स along the lines. In the eighth stanza he tries to make explicit कहते हैं डिटेल्ड द कनेक्शन बिटवीन जटलैंड, ये जस्टलैंड नहीं है जटलैंड है, एंड आयरलैंड। अब फिर वो जटलैंड और आयरलैंड का कनेक्शन बताता है। बहुत प्लेसेस हैव देयर इनोसेंट विक्टिम, कहता है दोनों जो जगह हैं, दोनों जो शहर हैं, इन्होंने जो है ना बहुत से मासूम लोगों का शिकार किया है। इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू पॉइंट आउट द पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड सेक्ट्रियनिज़म कहते हैं फ़िरका वारियत को, प्रिवेलिंग इन द आयरलैंड। इसमें जो है वो सियासी और फ़िरका वारियत जो कि आयरलैंड में बहुत ज़्यादा नशुरमा पा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको बयान करता है। इन द नाइट स्टैंजा हैनी
परहैप्स एल्यूड्स कहते हैं रेफर को टू द सीन ऑफ कंटेम्प्ट पीपल कैराइड इन ट्रम्बलर्स टू द गिलोटनी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज डिस्क्राइब्ड बाय डिकन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। हमने पार्ट 1 में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल पढ़ा था, उसमें हमने बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा था, बहुत से सिंबल्स पढ़े थे जो कि जिनको जो था बेवजह जो था वो रगड़ दिया जाता था, किसी को मिल में ग्राइंडिंग कर दी जाती थी। और इसके अलावा हमने एक गिलोटाइन का भी जिक्र पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि इनके साथ भी जो था बहुत ही जानवरों वाला सलूक किया गया था, तो ये उसका रेफरेंस दिया है इसने। ही वांट्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द सैड फ्रीडम टॉलरेंट मैन थ्रू हिज इमेजरी। द सीन में जो है एंड पे ई भी आएगा, SCENE व्हेन ही रोड द कार्ड। अब पोइट जो है ना वो उससे बहुत उसके सीन से टॉलरेंट मैन को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है, और उसका जो मंजर है ना जो वो उसकी आंखों में समा गया, और वो वापस जो है ना जाने की तैयारी में है, अपनी कार्ड पे अपनी गाड़ी पे जो है वो सवार होता है। इन द 10th stanza द पोएट कॉल्स सेक्रीफाइस मैन नेम बाय नेम। फिर उसके बाद जो है ना वो उसको जिन लोगों की कुर्बानी हुई थी ना उनको नाम से बुलाने लगता है, उनका नाम लेता है टॉलेंट, ग्रेब्योला, निगरलैंड, निगलगार्ड। ही कॉल्स दैम नेम बाय नेम टू शो हिज क्लोज रिलेशनशिप विद दैम। वो उसको उनके नाम के पुकारने का मकसद ये है कि वो ये बताना चाहता है कि उसका लोगों के साथ ताल्लुक जो है ना बहुत क्लोज है, वो बहुत इनका जो है करीबी है। थो दे बिलोंग टू अ डिफरेंट लैंड एंड स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो कहते हैं बेशक ये लोग जो है मुख्तलिफ सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलते हैं, येट ही इज़ एबल टू हैव आर्काटेबल कहते हैं कि जो आसार कदीमा किनशिप विद दैम। तो हम यानी उनके ज़रिए वो टॉलरेंट मैन के जो वहाँ पे स्टैचू है उसके ज़रिए जो है आसार कदीमा को याद कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ऑफ कंट्री पीपल नॉट नोइंग देयर टंग। इन द लास्ट stanza द पोइट ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज कम्प्लेक्स फीलिंग। अब पोइट लास्ट stanza में अपने जज्बात को बयान करता है। ही विल फील अनहैप्पी एट होम इन द जट लैंड सिमल्टेनियसली। वो कहता है वो अब जो है ना घर जाके पुरसकून महसूस करेगा, ना ही अपनी सरजमीन पे जाके जो है उसको कोई खुशी मिलेगी। ही सेज डैट ही विल फील एट होम बिकॉज द बॉग ऑफ द जेटलैंड इज़ नो डिफरेंट फ्राम द बॉग ऑफ मॉडर्न मैन। वो कहता है कि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना मैं ये देख के गमज़दा हो गया हूँ कि जेटलैंड के लोगों में और मॉडर्न टाइम के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को जो है बेकसूर जो है उनकी जानें ले ली जाती हैं। ही विल फील सॉरी फॉर द लॉस ऑफ मैनी लाइव्स। वो बहुत से लोगों की जो है जान की कुर्बानों की वजह से जानी नुकसान की वजह से जो है अफसरदा है। ही सेज आई विल फील लॉस अनहैप्पी एंड एट होम, कि मैं घर जाके भी जो है खुश नहीं हूँगा। इनफैक्ट द आइडिया डैट ट्रेजिडी इज़ अ यूनिवर्सल इज़ अ कंसोलेशन फॉर हिम। अब ये सारी जो है ना वो ट्रेजिडी जो उसने टॉलरेंट मैन की देखी है उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ही वांट्स टू जस्टिफाई हिज रोल एज अ पोइट एंड आल्सो एन आयरिश। अब उसने जो है अब सिर्फ पोइम ही नहीं लिखी, सिर्फ अपना जो था रोल एज अ पोइट ही प्ले नहीं किया, बल्कि एज अ आयरिश उसका जो कंट्री मैन के हवाले से जो उसका रोल बनता है, एक सिटीज़न के हवाले से जो रोल बनता है वो भी प्ले करने की कोशिश की है। Therefore, he tries to turn a political tragedy into an aesthetic, यानी उसने बहुत जोश व जज्बे के साथ अपनी वहाँ के सियासत के जो नताइज थे ना उनको बयान किया है। ट्रेजिडी एंड सीम्स टू सी का वे टू कंबाइन पॉलिटिक्स इन पोइट्री, कि उसने जो था वहाँ के जो सियासी हालात थे उन सब को अपनी पोइट्री में शामिल करके एक बहुत अच्छे अंदाज में इस पोइम को लिखा है। दस हैनी मेक्स द यूज़ ऑफ इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री टू हाईलाइट द एट्रोसिटीज़ ऑफ आयरिश पीपल। एट्रोसिटीज़ कहते हैं विकेटनेस को, यानी उनके बुरे कामों को, बारबरिज्म को। यानी तो खैनी ने जो है आयरिश लोगों की जो बुराइयां थी, जो बदकारियां थी, उनको हिस्ट्री के को जो है हाईलाइट को करने की कोशिश की है, बयान करने की कोशिश की है। द पोइम इज़ हाईली सिम्बॉलिक, इवन द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ सिम्बॉलिक। ये पोइम जो है सिम्बॉलिकली बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज्म इसमें पाया जाता है, और इसका जो टाइटल है वो भी सिम्बॉलिक है। इट सिम्बलाइजेज द एंशियंट हिस्ट्री ह्यूमन सेक्रीफाइसेस फॉर मदरलैंड। तो ये इसका जो टाइटल है वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि किस तरह लोग जो थे अपनी मदरलैंड के लिए कुर्बान कर दिए जाते थे। द फ्रेज टेल टेल स्किन एंड टीथ इज़ अ सिंबल में ओ नहीं ई नहीं आएगा एंड पे, इज़ अ सिंबल ऑफ क्रुएलिटी। तो ये लाइन जो है वो क्रुएलिटी के जुल्म की अलामत है। एंड द डार्क जूसेस इज़ अ सिंबल ऑफ ब्लड ऑफ 4 कैथोलिक ब्रदर्स। और 4 जो थे ना वो भाई थे क्रिश्चियन जिनको जो था ना बेवजह मार दिया गया था, तो ये डार्क जूसेस उनके ब्लड को सिम्बोलाइज कर रहा है। द पोइम हैज़ नो राइम स्कीम, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं दी गई है, ये वर्स में लिखी गई है पोइम, और इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ टॉलरेंट मैन। सबसे पहले हिस्से में वो टॉलरेंट मैन की स्टोरी बयान करता है। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन्स अबाउट क्रिटिकल कंडीशन इन आयरलैंड एंड द फाइनल पार्ट शोज हैनी सिंपैथी फॉर बोथ। अब जो है सेकंड पार्ट में वो आयरलैंड के लोगों की हालात को बयान करता है, और फाइनल पार्ट में उनके लिए अपनी हमदर्दी को बताता है। शीमेस हनी ऑल्सो यूज कंपाउंड वर्ड्स इन द पोइम्स। के अलावा उसने कुछ कंपाउंड वर्ड भी यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल द पोइट ब्राउन हेड, माइल्ड पोर्स, आई लिड्स,
डार्क जूसी, ये जूसीज वर्ड है, जस्टिस नहीं है, विंटर सीड एक्सेट्रा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पोइम। इसके अलावा पोइम में कोई भी उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए। इन द नट शेल हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। शीमस हनी हैज़ कंपेयर द कंडीशन ऑफ पास्ट पीपल सेक्रीफाइस फॉर मदरलैंड एंड आयरिश पीपल्स मिजरेबल कंडीशन वेरी सक्सेसफुली। तो पुश शीमस हनी ने जो पुराने ज़माने में लोगों की किस तरह से जाने जो थी कुर्बान की जाती थी, और आज के ज़माने में भी उनको किन हालात का सामना है, किन बदहालियों का सामना है, उसको बहुत महारत से बयान किया। ही सेज इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द पीपल वर सेक्रीफाइस्ड बट इन एंशियंट एज टॉलरेंट मैन हैड आल्सो सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। वो कहता है कि ये सिर्फ आज के ज़माने में नहीं है कि लोगों की जो है जानें ले ली जाती हैं, बल्कि टॉलरेंट मैन जो था उसको भी अपनी मदरलैंड के लिए अपनी जान कुर्बान करना पड़ी थी। ये थी हमारी इस पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।